पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके ओरिजिन के बेसिस पर कि ये पॉलीमर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो क्लासिफिकेशन है, इस बेसिस में तीन तरह के पॉलीमर्स हो सकते हैं। पहला पॉलीमर है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है डिराइव्ड पॉलीमर, और तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल, डिराइव्ड और सिंथेटिक पॉलीमर्स। आइए देखें इन तीनों पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला अगर हम कंसिडर करें नेचुरल पॉलीमर को, तो नेचुरल पॉलीमर्स वो हैं जो कि नेचर में एज सच पॉलीमर्स के ही फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन नेचर। अगर कोई पॉलीमर पॉलीमर के ही फॉर्म में नेचर में पाया जाता है तो वो पॉलीमर कहलाता है नेचुरल पॉलीमर। इसलिए कि इसका जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ, नेचर से। अब नेचर में कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉलीमर रख सकती हैं, वो हैं आपके प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स भी पॉलीमर्स देते हैं, उसके साथ ही साथ एनिमल्स भी आपको पता है ये पॉलीमर्स के सोर्स हैं। प्लांट्स में हमें पता है कि कौन कौन से पॉलीमर प्लांट से मिलते हैं, वो हैं जैसे फॉर एग्जांपल ले लें सेलुलोज, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। ये कॉमन टाइप का पॉलीमर है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा हम प्लांट से ले सकते हैं कि प्लांट से हमें मिलता है रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। एनिमल्स के केस में अगर हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें प्रोटीन्स, सिल्क, ये जो सिल्क है ये प्रोटीन का ही एक फॉर्म है, फिर वुल। ये सभी जो पॉलीमर्स हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा एक और पॉलीमर हम कह सकते हैं सिलैक, जो लैक रेजिन जो लैक इंसेक्ट सिक्रीट करता है। तो ये जो पॉलीमर्स हैं वो पॉलीमर्स के ही फॉर्म में या तो प्लांट से या एनिमल से हमें मिलता है। तो इसका सोर्स है नेचर, इसीलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। सेकंड केस हम ले सकते हैं डिराइव्ड पॉलीमर का। डिराइव्ड पॉलीमर वो हैं जिन्हें डिराइव किया जाता है किससे, नेचुरल पॉलीमर से। डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर बाय एनी केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हम कैरी आउट करें उस नेचुरल पॉलीमर पर और उससे एक नए तरह का पॉलीमर अगर हम बना लें तो उस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं डिराइव्ड पॉलीमर्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट सेलुलोज पर नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनाया जाता है। और ये बहुत सारे यूजेस इनके पहले होते थे, जिसमें कि हम सेलोफेन या सेलो टेप्स जो यूज किए जाते थे पहले। अब तो पीईटी यूज किया जाता है। पुराने समय में ये सेलुलोज नाइट्रेट यूज किया जाता था फिल्म बनाने में। ये जो नेगेटिव्स होते हैं वो बनाने में यूज किया जाता है। इसमें थर्ड कैटेगरी है सिंथेटिक पॉलीमर्स की। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो हैं जिसे हम कह सकते हैं मैन मेड पॉलीमर्स। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं सिंथेटिक केमिकल्स का यूज करके। और ये जो टोटल जो डेवलपमेंट है सिंथेटिक पॉलीमर्स का वो डिपेंड करता है किससे, ये जो ऑयल के वेस्ट मटेरियल्स हैं, इन्हीं वेस्ट मटेरियल से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं और इन्हीं केमिकल्स को पॉलीमराइज करके सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स का मैक्सिमम यूज आजकल किया जाता है और मैक्सिमम जो पॉलीमर है जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मली सिंथेटिक पॉलीमर्स ही होता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम जानते हैं। पॉलीइथिलीन जो पॉलीथीन की तरह यूज किया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, फिर नाइलॉन्स। तो ये जो भी पॉलीमर्स हैं जो सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं पॉलीमराइज करके, वो सभी पॉलीमर्स कहलाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स।
पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनमें जो उनके चेन्स के बीच में जो फोर्सेज वर्क करते हैं उनके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट फोर्स जो उन चेन्स के बीच में वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पर हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं चार टाइप्स में। फर्स्ट है प्लास्टिक्स, सेकेंड फाइबर्स, थर्ड इलास्टोमर्स और फोर्थ रेजिन्स। अब ये देखें कि इन चारों पॉलीमर्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला केस अगर हम देखें प्लास्टिक्स का, प्लास्टिक्स के केस में जो पॉलीमरिक चेन्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। ये जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो वीक है। वीक फोर्स होने से क्या होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ये नॉर्मली लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो। और इसी मेल्टिंग पॉइंट लो होने का रीजन क्या है कि हल्का सा अगर हम एनर्जी दिए इन तरह के पॉलीमर्स को तो चेन्स आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं। तो जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट ये आसानी से करेंगे। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं इन पॉलीमर्स को हम बार बार डिफरेंट शेप्स में आसानी से ढाल सकते हैं विथ हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर अगर हम अप्लाई करें तो इन तरह के पॉलीमर्स को हम आसानी से नए नए शेप्स में ढाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा प्लास्टिक्स नॉर्मली उन्हीं को हम मानते हैं जो फिर से नए शेप ले सके आसानी से। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चीज है उसे हम मेल्ट किए विथ हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर और उसके बाद फिर नए शेप में उसको नए मोल्ड में लिए और नए मोल्ड में नए शेप में उसको ढाल लिए। तो उन तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं जो बार बार नए नए शेप्स में ढाले जा सकते हैं वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक्स। और इनका अच्छा सा एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथिलीन ये प्लास्टिक है, पॉलीप्रोपिलीन ये भी एक प्लास्टिक है, पीवीसी ये सभी जो पॉलीमर्स हैं ये प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है इसमें फाइबर्स। ये जो फाइबर्स हैं जिसे हम ये धागे के रूप में भी जानते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं ये वो पॉलीमर्स हैं जो आसानी से फाइबरस फॉर्म में ढाले जा सकते हो। बहुत सारे पॉलीमर्स आपको पता होंगे जिनके फाइबर्स बनते हैं, धागे बनाए जाते हैं। वो सभी फाइबर्स जो वो सभी पॉलीमर्स जो फाइबर के फॉर्म में ढाले जा सकते हैं वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, फाइबर्स। अब फाइबर्स किसे कहेंगे, एक जनरल डेफिनेशन अगर हम लें तो फाइबर का जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसमें ऐसे धागे बनाए जा सकें जिसका लेंथ क्या हो, दिस इज 100 टाइम्स इट्स डायमीटर। इस पॉलीमर का जो लेंथ है ये अगर 100 गुना है उसके डायमीटर के तो उसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं, फाइबर्स की कैटेगरी में। फाइबर्स के केस में आपको पता होगा कि अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स में देखें तो कॉटन फाइबर के का एक अच्छा एग्जांपल है। उसके अलावा वूल और जूट ये सभी पॉलीमर्स ऐसे हैं जो फाइबर के फॉर्म में रहते हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं। तो वो हुए फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। और बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो सिंथेटिक रेजिन से, सिंथेटिक पॉलीमर्स से बनाए जाते हैं और उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचुरल पॉलीमर से भी ज्यादा अच्छी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें इसमें तो यहाँ हम ले सकते हैं नाइलॉन्स। आपने देखा होगा नाइलॉन के फाइबर्स और धागे बनाए जाते हैं। इसके बाद नाइलॉन्स के ब्रिसल्स यूज किए जाते हैं ब्रशेज में। नाइलॉन हो गया पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर फाइबर है जिसके कपड़े और बहुत सारी चीजें और बनाई जाती हैं। इसके अलावा पीएमएमए फाइबर भी यूज किया जाता है, पीएमएमए फाइबर्स। ये सभी पॉलीमर्स जो धागे के रूप में स्पिन किए जा सकते हैं वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, फाइबर्स। अब यहाँ देखिए फाइबर्स और प्लास्टिक में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनके बीच का जो चेन्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो स्लाइटली हाई होगा, किससे, प्लास्टिक से। और अगर ये स्लाइटली हाई होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए इसमें आपको पता होगा कि जितने फाइबर्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन और इंटरेक्शन फोर्स नॉर्मली क्यों हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है पॉलीमर्स चेन के बीच में। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सभी चीजें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें जो स्ट्रेंथ होता है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो, ये सभी हायर होता है नॉर्मली प्लास्टिक से। तो ये प्लास्टिक से ज्यादा अच्छी कैटेगरी के पॉलीमर्स हैं। वैसे फाइबर्स भी नॉर्मली प्लास्टिक्स होते हैं,
और वो प्लास्टिक्स की एक जो वाइड कैटेगरी है उसमें फाइबर्स भी आते हैं, लेकिन फाइबर्स को हम अलग कैटेगरी में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी पॉलीमर्स या सभी प्लास्टिक्स फाइबर के फॉर्म में नहीं ढाले आ सकते हैं। तो जो प्लास्टिक्स फाइबर या धागे के रूप में ढाले आ सकते हैं वो सभी फाइबर की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और उससे धागे बनाए जा सकते हो स्पिनिंग करके, तो वो सभी होंगे फाइबर्स। थर्ड कैटेगरी है इसमें इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये वो पॉलीमर्स है जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? अगर कोई पॉलीमर ऐसा बिहेव करे कि उसे अगर हम खींचें और खींच खींच के अगर छोड़ दिया जाए, वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो रिलीज कर दें, तो वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में अगर आ जाए, तो वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी है, और वो सभी क्या होंगे? इलास्टोमर। जैसे आपने देखा होगा रबर्स, ये जो रबर्स हैं ये इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो रबर्स में नेचुरल रबर, इसके अलावा जितने भी सिंथेटिक रबर्स हैं, सिंथेटिक रबर्स, ये दोनों जो कैटेगरी है ये सभी आते हैं किसमें? इलास्टोमर्स में। जो अब शेप को जैसे कोई फोर्स लगाया गया और उस फोर्स से जो शेप चेंज हुआ, शेप चेंज को फिर से जो चीजें रीगेन कर पाती हैं वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? इलास्टोमर्स। नॉर्मली आपने देखा होगा प्लास्टिक्स के केस में, अगर हम आप एक पॉलीथीन ले लें, उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो फिर से शेप रीगेन नहीं करता है। वो खिंच जाएगा, खिंचने के बाद फिर जिस लेंथ तक वो खिंचा रहेगा उसी में बना रहेगा, वो फिर से रीगेन नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर इलास्टोमस रबर्स हम ले लें, रबर्स के केस में अगर हम खींचते हैं तो वो फिर से अपने शेप को रीगेन कर लेता है। तो जो पॉलीमर्स ऐसा कर पाते हैं वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी क्यों पाई जाती है? उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीमर चेन्स के बीच में। ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि सभी चेन्स आपस में क्रॉस लिंकिंग से जुड़े होते हैं। तो जब सभी चेन आपस में जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये उन्हें शेप रीगेन करने में हेल्प करती है। कि जो फोर्स अप्लाई किया गया वो फोर्स एक लिमिट तक अगर है, तो ये जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं? फिर चेन्स को अपनी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको पता ही है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर्स। इसमें फोर्थ कैटेगरी है रेजिन्स की। रेजिन्स वो नॉर्मली वो पॉलीमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट लो होने के कारण ये पॉलीमर की वो प्रॉपर्टीज नहीं रख पाते हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स रखते हैं। तो इससे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये बहुत ही लो होता है, ये लो होता है। इसके अलावा नॉर्मली ये भी देखा गया है कि ये रेजिन्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट इतने कम होते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत सारे रेजिन्स लिक्विड स्टेट में रहते हैं, या आसानी से ये सॉल्वेंट में घोले जा सकते हैं। या तो ये लिक्विड स्टेट में होते हैं या मॉलिक्यूलर वेट लो होने के कारण ये सॉल्वेंट में घोले जा सकते हैं आसानी से, सॉल्युबल। ये सभी क्या है? इजीली सॉल्युबल है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रेजिन में पाई जाती हैं। और नॉर्मली इसका अगर हम एग्जांपल लें तो रेजिन का अच्छा से एग्जांपल होगा नेचुरल रेजिन। अगर हम लें तो ये हम ले सकते हैं सिलैक। सिलैक एक नेचुरल रेजिन है जो कि आसानी से नॉर्मल सॉल्वेंट्स में घोला जा सकता है। उसके अलावा इपॉक्सी रेजिन्स और पॉलीएमाइड रेजिन्स भी, अगर वो लो मॉलिक्यूलर वेट का अगर वो बनाया गया है पॉलीएमाइड, ये सभी होते हैं रेजिन्स। रेजिन्स का हम यूज कहाँ करते हैं? रेजिन्स नॉर्मली यूज किया जाता है, आपने देखा होगा जितने भी पेंट्स होते हैं, पेंट्स या वार्निसेस, उसमें जो पॉलीमर्स हम यूज करते हैं वो पॉलीमर्स लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स होते हैं जो आसानी से डिजॉल्व किए जाते हैं। तो ये सभी पेंट और वार्निसेस सभी किससे बने होते हैं? रेजिन से बने होते हैं। पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसमें जो मोनोमर्स यूज किए गए हैं उस पॉलीमर को बनाने में, उनके बेसिस पर कि किस तरह के मोनोमर यूज किए गए हैं उस पॉलीमर को बनाने के लिए। तो इससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीमर्स को दो टाइप में। फर्स्ट है होमोपॉलीमर, सेकेंड है कोपॉलीमर। अब ये देखें डिफरेंस क्या है दोनों होमो और कोपॉलीमर्स में। होमोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जिसमें कि एक टाइप मोनोमर यूज किया जाता है। अगर पॉलीमर को बनाने में केवल एक ही टाइप का मोनोमर यूज किया गया तो वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे? होमोपॉलीमर।
जबकि कोपॉलीमर क्या होंगे, अगर दो मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ये दो या दो से अधिक मोनोमर्स को अगर हम यूज करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, तो वो जो पॉलीमर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोपॉलीमर। इसीलिए इसका नाम भी है कोपॉलीमर, साथ साथ पॉलीमराइज किया गया। तो साथ साथ कब पॉलीमराइज होगा, जब दो या दो से अधिक अलग तरह के मोनोमर्स को हम लें और उनको एक साथ पॉलीमराइज करें, तो वो क्या कहलाएंगे, कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो होमोपॉलीमर्स के हैं, जैसे कि आपको पता होगा पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन के केस में केवल इथिलीन मोनोमर है जो यूज किया जाता है पॉलीमराइज करने के लिए, पॉलीइथिलीन बनाने के लिए। तो ये जो पॉलीइथिलीन है, इथिलीन मोनोमर से एक ही टाइप का मोनोमर हम यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, होमोपॉलीमर। ठीक इसी तरह पीवीसी, पीवीसी के केस में भी केवल एक ही मोनोमर यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। तो ये जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, यही केवल यूज किया गया पीवीसी बनाने में, तो ये क्या हो गया, होमोपॉलीमर। फिर पॉलीप्रोपिलीन, ये भी एक होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर के केस में अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बहुत सारे कोपॉलीमर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 जबकि होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, और नाइलॉन 6 कोपॉलीमर का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के मोनोमर्स यूज किए गए हैं नाइलॉन 6 को बनाने में। कौन कौन से, हेक्सामिथिलीन, डाईएमीन और एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो ये क्या होगा, कोपॉलीमर। ठीक इसी तरह एक और कोपॉलीमर है जिसे हम कहते हैं एबीएस, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। इसमें तीन तरह के मोनोमर्स यूज किए गए हैं, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, ये तीन मोनोमर यूज किए गए हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक कोपॉलीमर। पॉलीमर्स को हम उनके बैकबोन चेन के बेसिस पर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब ये बैकबोन चेन क्या होता है, कोई भी पॉलीमर उसका जो मेजर स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया पॉलीइथिलीन का केस, तो इसमें जो मेजर बैकबोन जो चेन है, मेन चेन, वो किसका बना हुआ है, कार्बन का। और ये जो साइड एटम्स हैं, ये सभी साइड एटम्स क्या है, हाइड्रोजन। इस केस में जो बैकबोन चेन होगी वो है ये चेन। तो इस चेन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल कार्बन एटम है, तो वो पॉलीमर्स जो अपने बैकबोन चेन में केवल कार्बन एटम रखते हैं, वो सभी पॉलीमर्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इसमें आपके बहुत सारे नॉर्मल कमर्शियल पॉलीमर्स हैं, जैसे कि पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, नाइलॉन्स। ये सभी पॉलीमर्स नॉर्मली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के केस में आते हैं। मेजर इनका जो मेजर चेन है वो कार्बन का बना होता है। इन जबकि ये जो सेकंड केस है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर हम उन्हें कहते हैं जिस केस में ये जो बैकबोन चेन है उसमें कोई भी कार्बन एटम इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सिलिकॉन पॉलीमर्स। सिलिकॉन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसमें उसके बैकबोन चेन में कोई भी कार्बन एटम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर बैकबोन चेन में, ये जो मेजर चेन है, इस बैकबोन चेन में अगर कोई भी कार्बन एटम ना हो तो वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक, और अगर कार्बन एटम मेजर कार्बन एटम से बना हुआ हो तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक पॉलीमर।